बाबरी के मुद्दई का बदल गया मन। सिख में रामलला को लेकर हुए भावुक। अयोध्या पर सियासत को लेकर गमगीन। हाशिम अंसारी ने छोड़ी मुकदमे की पैरवी। ये तो सच ही है कि अयोध्या के नाम पर केवल सियासत ही हुई है और होती रहेगी, क्योंकि समस्या के समाधान का कोई सूत्र नहीं निकला है आज तक। सालों से अदालती कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब बाबरी के सबसे पुराने मुद्दे हाशिम अंसारी का मन बदल गया है। रामलला पर सियासत के बीच गमगीन होते अंसारी जी ने कह दिया कि अब बस बहुत हुआ सियासत। बाबरी के मुद्दे का बदल गया मन। सिख में रामलला को लेकर हुए भावुक। अयोध्या पर सियासत को लेकर गमगीन। हाशिम अंसारी ने छोड़ी मुकदमे की पैरवी। जी हां, हाशिम अंसारी जो कि मुख्य मुद्दई हैं बाबरी मस्जिद मुकदमे के, और अब उन्होंने पैरवी छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हाशिम अंसारी का अचानक ऐसे बदलाव के क्या मायने हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं हिंदू पक्ष की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, दरअसल बाबरी मस्जिद के मुद्दे हाशिम अंसारी ने कहा है कि वो इस मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े लोगों ने केवल सियासत ही की है। वैसे भी वो अब रामलला को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते, वो आजाद देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या है इस बयान के मायने। 60 साल से बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी के चेहरे पर ऐसी मायूसी तो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन आज 90 साल के हाशिम अंसारी के चेहरे की झुर्रियों से दर्द छलक ही गया। भावुकता के भंवर मन का गुबार फूट गया। अयोध्या पर सियासत पर्वत की पीर लगने लगी तो कह दिया ये पिघलनी चाहिए। सलाखों में रामलला सुकून नहीं देते। मैं 6 दिसंबर को कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा। मैं अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठूंगा। मैं आजादी के बाद जब से मूर्ति रखी गई अब से देख रहा हूं कि जन्मभूमि बाबरी मस्जिद दोनों, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और मसला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कमेटी बनी थी, एक्शन कमेटी बाबरी मस्जिद, जिसका कन्वीनर था आजम खां। आजम खां को मुलायम ने खरीद लिया। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम बाबरी मस्जिद के नाम पर कुर्सी नहीं चाहते, बाबरी मस्जिद के नाम पर नोट नहीं चाहते। मैं ये मुकदमा अब नहीं लड़ूंगा। इसी जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर चौपट हो रहा है हमारा मुल्क। हम रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। हम रामलला को जेल खाने में नहीं देखना चाहते। जो नेता लोग रामलला का नाम ले रहे हैं, खुद तो बढ़िया मिठाई खा रहे हैं और रामलला को सिर्फ इलाजी दाना खिलाया जा रहा है। खुद तो कोठियों में रह रहे हैं और उनको तिरपाल के अंदर रखा जा रहा है। अंसारी के निशाने पर आजम आए तो गम और गुस्सा अयोध्या की सियासत पर। बाबरी के सबसे पुराने पैरोकार ने मुकदमे की पैरवी छोड़ दी। वही महंत ज्ञानदास जी भी मानते हैं कि झुंड में कुछ नरमुंड खुद को नारायण समझते रहे हैं। सियासत का सेब खाकर सबने सेहत ही बनाई, समाधान कुछ भी नहीं। मुद्दई ये थे और बाद में इनसे लोग जुड़ करके अगल बगल से तमाम लोग मुद्दई बन गए और संयोजक बन गए। उसका उनको घेरे में ले करके ये खर्चा करे, फिर भी वो बेचारा अकेले लड़ता रहा, चलता रहा, आज भी लड़ रहा है। लेकिन वो मानवता के कारण ये सब देख रहा है, सबका नाटक। इसलिए वो कह रहे हैं हाशिम अंसारी की रामलला अब उस टेंट में नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने जो व्यक्त किया है वो अपनी भावना वो बहुत उचित व्यक्त किया है। इतिहास हर दौर में नई दिशा और नया मुकाम चुनता है। अंसारी जी का आहत मन आने वाले कल की पुकार लगा रहा है। लेकिन इस मन की पुकार के मायने क्या है, जरा ये भी सुन लेते हैं। कुछ और भी हैं जो अपनी अपनी व्याख्या में व्यस्त हैं। देखिए, फायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है, उसमें हाशिम साहब ने भी उठाया है। बयान दे दे के लोगों से अपना चंदा वसूलना उनका काम ही है। तो हम तो आज भी हम चाहते हैं कि वहाँ हम तो मंदिर के खिलाफ कभी नहीं थे, ना आज भी हूँ। लेकिन जितनी वहाँ ज़मीनें हैं ऑन पेपर
ऑन रिकॉर्ड वो मुसलमानों की हैं। और बाबरी मस्जिद जो है, देखिए मैं ता क़यामत तक बाबरी मस्जिद की ज़मीन किसी को नहीं दे सकता हूँ। देखिए वो इस वक्त किसी मामले पर नाराज़ हो गए होंगे और इसलिए उनका यह बयान आ गया है मेरा ख्याल से, या तो उनको कुछ नाराज़गी है, लेकिन उनके बयान से तो मुकदमे में कोई असर ख़ास इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो अकेले इसमें अब ऐलान नहीं है, ना अकेले मुद्दई हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ कि ये भय या लालच क्यों कैसे ली गई, ये मुकदमा वापस लिया गया है। अभी दूसरे वादकर्ता इस पर किस तरह से आचरण करते हैं ये देखना होगा। इसलिए केवल अंसारी के बाद वापस ले लेने से शायद समस्या नहीं सुलझेगी। राम जन्मभूमि मुद्दे को बातचीत के माध्यम से समाधान करने के हम लोग पक्षधर हैं। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर और हिंदू आस्था से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर मुस्लिम पक्ष भी अगर उस सकारात्मक रुख को अपना ले तो देश के अंदर न केवल सकारात्मक रूप से विकास होगा, अपितु देश के अंदर सौहार्द की स्थापना भी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा हाशिम अंसारी को कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। बहरहाल सालों से सियासत हो रही है अयोध्या को अखाड़ा बनाकर। मंच सजते हैं, महफिलें सजती है, कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर, बस माइकों से आने वाली आवाजें बदल जाती हैं। इसीलिए सवाल यही कि आखिर क्या है अंसारी के इन शब्दों के मायने। अब हाशिम अंसारी की माने तो हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं, उनकी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो हाशिम अंसारी अब रामलला को आजाद देखना चाहते हैं और उन्होंने बाबरी मस्जिद मुकदमे में पैरवी करने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उनके इस बयान के मायने क्या हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार, भाजपा के नेता मनीष शुक्ला और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। एक शख्स जो सालों से मुकदमे की पैरवी करता आ रहा है, वो एकाएक कहता है कि अब वो आगे इस केस को नहीं लड़ेगा और साथ ही ये भी कहता है कि वो अब रामलला को आजाद देखना चाहता है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अयोध्या के संदर्भ में ये जो भीड़ दिखाई देती है आपको, ये 80 के बाद की भीड़ है। 1980 के बाद की भीड़ है। तू भी चल मैं भी चल, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी। ये देश दुनिया के तमाम नेता अभिनेता जितने आपको अयोध्या से जुड़े दिखाई दिए, ये सब 80 के बाद की पैदाइश है। वहां इस पूरे विवाद में दो ही प्रामाणिक पक्षकार रहे, महंत रामचंद्र परमहंस जो रहे नहीं वो, और अंसारी साहब। और मजे की बात देखिए, दोनों एक ही रिक्शे पर बैठ के कचहरी जाते रहे वर्षों तक। हामिद अंसारी ने जो बात कही ना कि सियासत की गई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अयोध्या का नाम लेके कुछ उत्तर प्रदेश की सत्ता पा गए, कुछ अयोध्या का नाम लेके केंद्र की सत्ता पा गए, कुछ सेकुलर प्रजाति के चैंपियन हो गए, कुछ राम भक्त हो गए, अपने आप मोहर लगा ली अपने ऊपर, बोले हम राम भक्त हैं। अयोध्या को के चेक को सबने भुना लिया। कुछ का नाम लिया हामिद अंसारी ने, हाशिम अंसारी ने। सवाल क्या है, अयोध्या में जब ढांचा वहां गिर गया, उसके बाद जो लोग अयोध्या आए गए होंगे उनको एक बात याद होगी, एक नारा लगता था अवसरों पर जब कोई तीज त्योहार होता था कि रामलला है टाट में, नेता सारे ठाठ में। और ये नारा हिंदू लगाते थे, मुसलमान नहीं। रामलला के नाम पर सत्ता की सोपान चढ़कर आए लोगों का के खिलाफ इतनी वितृष्णा थी सरयू के पानी में जिसकी कोई शुमार नहीं। आज ज्ञानदास ने कुछ नाम लिए, मैं उन नामों को लूंगा नहीं यहां, नहीं तो विवाद दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। जेट प्लस सिक्योरिटी कितनों कितनों को दिलवा दी अयोध्या ने, ये रामलला का प्रताप। जिनके साथ दो सिपाही नहीं रहते वो सब जेट प्लस पा गए ना। कोई राज्यसभा, कोई लोकसभा, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री। मस्जिद ने सबको बना दिया, मंदिर ने सबको बना दिया। लेकिन क्या हुआ मस्जिद का और क्या हुआ मंदिर का? ठीक कहा अंसारी साहब ने, रामलला आज भी इलायची दाने पर जिंदा हैं। ये तो भगवान को घर की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मूर्ति है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसका एक विधान है। और ये नारा मुझे हमेशा से अपील करता रहा
कि नेता सारे ठाठ में, राम लला है टाट में। आज दूसरी बात जो अंसारी साहब ने कही वो थोड़ी सी चौंकाती है, इसीलिए मैंने इस मूल विषय को यूं रखा कि अंसारी साहब के बोल के मायने क्या है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी काफी तारीफ की है, वो तमाम चीजों पर वो गए, बुनकरों की योजनाएं, अंसारी समाज की भलाई और बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं सब। इससे शायद कहीं एक संदेश जाता है, जैसा जफर याब जिलानी जिसे लोगों को फिर बोलने का अवसर मिलता है कि भाई वजह ढूंढनी पड़ेगी आखिर अंसारी साहब क्यों बदल गए, इसलिए थोड़ा सा संशय पैदा होता है। अगर हाशिम साहब अपनी बात केवल अयोध्या तक केंद्रित रखते तो शायद उनकी बात की अनुगूंज ज्यादा दूर तक जाती, ज्यादा प्रामाणिकता के साथ जाती। मोदी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राहुल गांधी, ये सियासत वालों के ऊपर छोड़ दीजिए, वो निपटे सुलझे इनसे। अंसारी साहब जिस मिजाज के आदमी हैं, उनको बात अपनी शहर तक रखते, अयोध्या तक रखते, तो मुझे लगता है ज्यादा प्रामाणिकता के साथ बात होती। इससे एक रास्ता जरूर खुल गया शक का कि कहीं ये, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे हमारे साथ सत्यदेव त्रिपाठी, कि भाई ये मैनेज किया हुआ तो नहीं है। ये तमाम सवाल उठेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर टकराव का रास्ता छोड़ने की बात कहीं से आती है, उसका स्वागत होना चाहिए। अयोध्या पर इतना रक्तपात और इतना टकराव हो चुका है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी स्थान पर इतना रक्तपात स्थान के लिए नहीं हुआ होगा। आज से नहीं, कब से, मुगलों के समय से यह युद्ध जारी है। इसका समापन अगर हो जाए, कोई रास्ता निकल आए राजनेताओं को दूर करके, तो उस रास्ते का हिंदुस्तान और दुनिया में जो भी लोग अमन पसंद है सबको स्वागत करना चाहिए, अगर हिंदू मुसलमान दोनों बैठकर उसका कोई रास्ता खोज ले। जी सुरेंद्र जी, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? ये बयान क्या राम मंदिर और मस्जिद को लेकर जो सियासत होती आई है उसको लेकर नाराजगी है या फिर कुछ और? देखिए, दो एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे बड़ी चीज गायत्री जी, अमिताभ जी, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाशिम साहब की उम्र भी है, 92 साल है। मैं उनकी योग्यता पे या उनके दिमागी तनाव पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात जरूर कह रहा हूं कि 92 साल के हो गए हैं, कभी कभी बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा भावुक हो जाता है, और जब उसे लगता है कि न्याय होता नहीं दिख रहा है, इंद्रिय ग्राह्य परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो कई बार उसे थोड़ी वितृष्णा होती है, और बुजुर्ग आदमी को थोड़ी सी ज्यादा वितृष्णा होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा में कुछ वितृष्णा भी थी। लेकिन एक बात जैसा कि अमिताभ जी ने बहुत अच्छी कही, और उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा स्पेयर भी कर दिया, हम कहते तो राजनीतिक बात हो जाती। बहुत महत्वपूर्ण कहा कि जिसके बाद हाशिम अंसारी साहब ने बुनकर समाज की बातें या जो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें कही, उससे कहीं ना कहीं ये भी शक के दायरे में भी आते हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। ज्ञानदास जी की कुछ बातें अगर आप महत्वपूर्ण रूप से देखें, कहीं समझौता तो उसी समय हो जाता। विनय कटियार साहब ने जो है समझौता नहीं होने दिया, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ। सच्चाई ये है कि यहां पर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, हाशिम अंसारी साहब हटे या ना हटे। आज की डेट में मामला सुप्रीम कोर्ट। भाई एक से सुने, फोन किसी का ऑन है तो प्लीज फोन बंद करिए। किसी का फोन ऑन है जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है जी। यहां पर किसी का फोन ऑन नहीं है सर, तो और यहां कोई फोन आपके लड़कों के पास में है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ज्ञानदास साहब ने कहा उसको अगर आप देखें तो यहां पर किसी का फोन ऑन नहीं है सर, तो और यहां कोई फोन आपके लड़कों के पास में है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ज्ञानदास साहब ने कहा उसको अगर आप देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट या तो तय करेगा और या फिर माइनस राजनेता अयोध्या के हिंदुओं को और मुसलमानों को ये जगह दे दीजिए और ये विवाद दे दीजिए, वो अपने आप तय कर लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अयोध्या के लोग, मैं महंतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या के लोगों की बात कर रहा हूं। आप उनको दे दीजिए, ना किसी बाहर के महंत को दीजिए, ना किसी बाहर के मौलवी को दीजिए, वो अपने आप तय कर लेंगे। तंग आ चुके हैं वो लोग इन सब चीजों से। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वकार साहब,
किसी का भी इस एज में आकर भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन ये भावनाएं एक तरफा हो रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। वो भी एक तरफा इसलिए कि जिस चीज के खिलाफ आप केस लड़ते आए हैं, आज आप उसी के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो सवाल उठेंगे ही। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस बाबरी मस्जिद का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसमें जनाब हाशिम साहब अंसारी साहब जो जिनकी आज बहस हम लोग यहां कर रहे हैं जी, ये अकेले मुद्दई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के आईन में एक तरीका है कि अगर समाज से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसमें कोई भी आदमी पब्लिक इंटरेस्ट में मुद्दई बन सकता है, और अगर वो मुद्दई हटना चाहे या वो किसी वजह से पता करो उससे हट गया है तो दूसरे आदमी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें अपॉइंट कर दिया जाता है। तीसरी बात, 1961 में इसी मामले में 9 केस फाइल हुए थे कोर्ट में, जिसमें एक सुन्नी वक्फ बोर्ड का था, जिसमें मैं बीच के नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह जरूर बता दूं कि 6 लोग ऐसे थे जो अयोध्या में इस मस्जिद वगैरह में आसपास में नमाज पढ़ा करते थे, वहां के रिहायशी थे, और उन्होंने भी अपना एक दावा डाला था। इस हाई कोर्ट में जो मुकदमा भी फैसला आया है, इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं मुसलमान पक्ष की तरफ से, इसमें 6 अपीलें हैं। साहब, हम इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे, कितने पक्ष है वो बड़ा जटिल विषय हो जाएगा, उसमें नहीं जाओ। आज का मामला है जो हाशिम अंसारी के बयान आया ना, अपन उतने पर चर्चा रखे। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर गोविंद वल्लभ पंत से शुरू करना पड़ेगा, जब मूर्ति रखी गई जवाहरलाल जी थे, वो विषय नहीं। आज जो ये बड़ा बयान आया है, जो आदमी नहीं उसी पर बात सीधे शुरू करिए, भूमिका में नहीं। 1949 से जो आदमी पैरवी कर रहा है, उसका एकदम यू टर्न वाला बयान आया, उससे एक बहस के नए डायमेंशंस खुले। उस बयान के मतलब क्या है, बस इसी पर अपन चर्चा फोकस रखें। नहीं, मैं देखिए जो बात कह रहा था कि अगर हाशिम साहब विड्रॉ कर लेते हैं तो इससे मुकदमे की गंभीरता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये किसी ने नहीं कहा, सच्चाई जो है, ये किसी ने नहीं कहा मुकदमा खंडित हो जाएगा, ये तो कोई बोला नहीं देश में। नहीं अमिताभ जी, आप अगर जाके जांच करें खुद, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई हिंदू या मुसलमान या कोई और आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि ये चार्जर है, हिंदुस्तान में राम मंदिर पर एतराज है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा खराब आदमी होगा जिसको मंदिर या राम मंदिर पर एतराज होगा। लेकिन क्योंकि जगह विवादित है, इसका केस चल रहा है, 1528 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, पहली बार बाबरी के इतिहास को 1000 बार बताया जा चुका है, 2000 बार सुना जा चुका, उसमें नहीं जाएंगे अभी। जी मनीष शुक्ला जी, आखिर ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे? गायत्री जी, पहली बात तो हाशिम अंसारी जी का बयान सकारात्मक पहल है, जो वर्षों से विवादित विषय है उसको समाप्त करने के विषय में। और ये अमिताभ जी, गायत्री जी, आपको और पूरे देश को पता है कि इसका कानूनी क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। विषय ये है कि जो सबसे पुराना मुद्दई है उसने आज ये बयान दिया है कि रामलला को और हम सलाखों में नहीं फटे ताट के अंदर नहीं देखना चाहते। और कोई भी मुझे लगता है कि जिसकी भी अयोध्या से आस्था है वो उसको पता है, जिसकी राम में आस्था है उसको ये पता है कि उनका जन्मभूमि अयोध्या ही है। और इस सकारात्मक पहल को देखते हुए सभी पक्षों को चाहिए कि इस पुराने विवाद को समाप्त करें, ऐसी कोई पहल हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से हमारे साथी और अभी आपके यहाँ अन्य बयान जो आ रहे हैं कि हाशिम अंसारी जी की प्रामाणिकता पे ही अब सवाल उठ रहा है। उस हाशिम अंसारी जी जिसने इनको ये मुकदमे की पैरवी करके इस स्थान तक इन लोगों को लाया, और आजम खान से लगाए सब लोग बाद में जुड़े। तो ये हास्यास्पद विषय है कि उन्हीं हाशिम अंसारी जी की प्रामाणिकता पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कांग्रेस के मित्र अधीर हो रहे हैं, अभी उनको फिर अवसर मिलेगा।
और उनको भी याद रखना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री रहे, उनके समय में वहां ताला खुला था, तो इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं वो भी कन्विंस थे जो आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक, एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस पूरी बहस में दो बातों का जरूर ख्याल रखा जाए। एक तो अयोध्या के इतिहास में नहीं जाए, इतिहास इतना लंबा है, उसके लिए 4 दिन की बहस करेंगे और फिर इतिहास में पूरी सच्चाई कितनी किसको पता है वो सवाल भी आएगा। नहीं, उसमें छोड़ दीजिए, नहीं उसमें मत जाइए, उसमें नहीं जाइए। बहुत सारे लोगों का तो जन्म नहीं हुआ होगा जब अयोध्या का ये मसला भारत की राजनीति में आया। 84 में ये पहली बार, 89 में बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में इसको अपने एजेंडे में लिया। उस वक्त कितने लोग थे स्कूल में जो स्कूल से बाहर पढ़ रहे थे? क्या इतिहास बताओगे? गूगल पर पढ़ के आओगे और इतिहास बताओगे सब लोग? छोड़ो उस बहस को, उसको छोड़ दीजिए, बहुत मसला पुराना, उसमें मत पढ़ो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना होगा सबको, फिर मैं रंजना जी के पास जाऊंगा। महंत रामचंद्र परमहंस जो रहे नहीं, उनकी बात में और विनय कटियार और अशोक सिंघल की बात में मेरे जैसे आदमी के लिए 100 गुने का अंतर था और रहेगा। हाशिम अंसारी और जफरयाब जिलानी, असीम बकार और आजम खान की बात में 100 गुने का अंतर रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। जब सुन लो भाई, जब वहां कोई नहीं जाता था नेता अभिनेता, तो ये दोनों रिक्शे पर बैठ के जाते थे अपनी जेब से किराया देके। कौन जाता था? ये नेताओं का पर्यटन तो अयोध्या में तब से शुरू हुआ जब बीजेपी ने इसको अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुद्दा बनाया, तब ये पर्यटन शुरू हुआ राजनीतिक। आजम साहब गए कभी लड़ने वहां? उससे पहले जफरयाब जिलानी गए थे क्या उससे पहले लड़ने? नहीं ना। और सबने अपना अपना लाभ ले लिया, ये भी जान लो। सबने रिटर्न गिफ्ट ले लिया। किसी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत आ गई, किसी की देश में आ गई। मेरी बात को समझ रहे ना? पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं। सब लोगों का ऋण चुक गया, जितना त्याग तपस्या किए थे मंदिरों के लिए और मस्जिद के लिए। सिर्फ ये 2 ढोकर ऐसे हैं जिन्होंने चवन्नी नहीं ली। चवन्नी वाजपेयी जी की सरकार थी, रामचंद्र परमहंस ने एक सिपाही नहीं लिया था सरकार से। और मुलायम सिंह जी की सरकार इतनी बार रही, हाशिम अंसारी कभी चवन्नी मांगने आए क्या? जिलानी साहब तो महाधिवक्ता रह लिए बहुत बार, चुक गया। हाशिम अंसारी कुछ लेने नहीं आए किसी से, इसलिए उनकी बात का वजन मेरी निगाह में औरों से अलग है। रंजना अग्निहोत्री जी, यह तय है लीगलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना, हाशिम अंसारी रहे या नहीं रहे। लेकिन आज जो बात हाशिम अंसारी ने कही है, क्या यह बात अयोध्या विवाद पर कोई रास्ता खोलती है? ये एकदम सही है कि केस की लीगलिटी पर हाशिम साहब की बात का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को हम लोग सब नकारात्मक रूप से लेने लगे हैं। अगर उस नकारात्मक रूप से न लेकर के इसको सकारात्मक रूप से लें, हाशिम अंसारी साहब ने इतने संघर्ष के बाद और इस उम्र के इस पड़ाव पर जो भी समझा और ऐसा बयान दिया, वो देश के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। हम तो ये कहते हैं कि हाशिम अंसारी साहब को रहीम और रसखान की संज्ञा से नवाजा जाना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। परंतु दूसरा पहलू इसका यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर कहा गया, लेकिन उसका उत्तर यह भी है कि हाशिम अंसारी साहब किसी भी राजनीति में आने वाले नहीं हैं जो कि उनका बयान किसी राजनीति से प्रेरित हो। और अगर ये बयान आया है तो इसका हम सभी स्वागत करते हैं। इसकी पहल कैसे हो, देश कैसे अखंडता और एकता के सूत्र में बंधा रहे, पिरोया जाए, इसको हम सबको सोचना है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। एक बात कहूं, अब मैं बहस को एक नई दिशा में ले जाऊंगा। अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा सबको, जिससे मुझे वितृष्णा है, सरयू को वितृष्णा है, अयोध्या की गलियों को वितृष्णा है। वकार साहब, आजम साहब का बयान आ गया हाशिम अंसारी के खिलाफ। क्या कोई बाबरी मस्जिद का पक्षकार हमें हाशिम अंसारी पर उंगली उठाने की हैसियत रखता है? किसी ने जीवन दिया है अपना उस लड़ाई में। अरे आप लोग तो लाल बत्तियों में घूमते रहे, हाशिम अंसारी के घर में तो बत्ती नहीं जली। और उसके बाद पलट के फिर अंसारी ने क्या कहा है वो भी सुनवाऊंगा। सुनिए आजम खान क्या कह रहे हैं और अंसारी उनको क्या जवाब दे रहे हैं। ये तरीका है अपने बड़ों से बात करने का, बुजुर्गों से। मनीष शुक्ला ने विनय कटियार को माना होगा अयोध्या का नेता, मैंने नहीं माना। मनीष सिंघल जी को नहीं माना।
आडवाणी जी को नहीं माना। अयोध्या के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा लड़ा तो महंत रामचंद्र दास लड़े। वाजपेयी की सरकार थी, फिर भी वो आदमी लड़ा, अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ा। और इन लोगों ने कभी शासन से, सत्ता से चवन्नी ली हो तो मुझे बता दे कोई भी आदमी। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। देखिए क्या स्थिति है। इसलिए हाशिम अंसारी ठीक कह रहे हैं कि अयोध्या पर राजनीति होती है। गायत्री कई तरह चला। हाशिम साहब का बयान अगर आप गौर से सुने और पढ़ें और देखें तो उनके मन की पीड़ा है, वो दुख है कि आधी सदी से ज्यादा उस शख्स को इस मुकदमे के लिए लड़ते हुए गुजर गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब न्याय की शिकायत हर दरवाजे पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमारा वध करना चाहती है, यानी हमारा कत्लेआम करना चाहती है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहती है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि बिहार के एक मंत्री जी ने कहा मुसलमानों से कि पाकिस्तान चले जाओ। और वो दुख और वो पीड़ा है जो उनकी बोल रही है, तो उनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जाहिर है वो काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं, काफी बूढ़े हो गए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं पैरवी करेंगे। लेकिन उनके पैरवी नहीं करने से तकनीकी तौर पर मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं आजम खान को बता देना चाहता हूं कि आजम मेरे खिलाफ जबान खोलने की हरकत न करें, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। वरना मैं जानता हूं कि तुम मिल्लत फरोश हो। एक्शन कमेटी बनी थी बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए, ना कि मुलायम की डोरी उठाने के लिए। तो मंत्री तुमको बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि चुप रहो, तो तुम चुप रहो, हम नहीं चुप रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद फैसला चाहते हैं। कन्वेनर बनाया गया था, उसकी पर बताओ कभी हाई कोर्ट गए, कभी सुप्रीम कोर्ट गए, कभी हाशिम का खर्चा बर्दाश्त किया? हम पागल नहीं हैं ना। हम 92 बरस की मेरी उम्र है, लेकिन हमारे होशो हवास दुरुस्त हैं। तुम अपने होशो हवास दुरुस्त कर लो। जी, तो सुना आपने हाशिम अंसारी आजम खान पर निशाना साधे। तो आजम खान उनके बयान पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि उनको अपने कत्लेआम होने की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये नहीं समझ पाया सुरेंद्र जी। ये हाशिम अंसारी की बाइट में कल से सुन रहा हूं, उन्होंने तो कहीं कत्लेआम की बात ही नहीं की। ये आजम साहब कहां से जाए कत्लेआम? कत्लेआम की तो कहीं बात ही नहीं आई है हाशिम अंसारी के बयान में। पूरे में मुझे पूरा वर्बेटम याद है जितना वो बोले। अब उसके बाद क्या कहा अंसारी ने? जो बात मैं कह रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई हाई कोर्ट नहीं गया अपना धंधा छोड़ के। ये दो ही डोकर थे जो खड़ामा जाते थे और कचहरी में बेंच पे बैठ के चाय पीते थे। हमको एक बात परमंश बता रहे थे कि हम कहते थे मौलाना एक तरफ का किराया तुम दो रिक्शे का, एक तरफ का हम देंगे। भाई उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कोई भाजपा वाले गए थे लड़ने? नहीं, बिल्कुल। ये जफर जिलानी गए थे लड़ने। जब अयोध्या फल देने लगी तो सारी मधुमक्खियां आ गईं, बोले इसमें तो मंत्री बनाने की ताकत है। कोई मस्जिद की ईंट बता के ले गया घर, कोई मंदिर की ईंट बता के ले गया। ये तस्वीर है बघार साहब, देखिए ये तस्वीर है राजनीति की अयोध्या पर। नहीं अमिताभ जी, मेरा यहां पर नजरिया दूसरा है आप जी। देखिए 55 साल तक उन्होंने इसकी पैरवी की है मुकदमे की, और आज उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, ये मीडिया का दौर है, कुछ छुपा नहीं किसी से। आज से 2-2.5-3 साल पहले अभी वो आपको याद होगा कि वहां महंत से एक उन्होंने बात की थी, ये ज्ञानदास जी से वो कुछ कंप्रोमाइज की बात पहले भी कर रहे थे इस तरह की। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, न मेरी निजी प्रॉपर्टी है, न हाशिम साहब की है, न किसी और की है। हम इसको बहैसियत एक अच्छी, तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, न मेरी निजी प्रॉपर्टी है, न हाशिम साहब की है, न किसी और की है। हम इसको बहैसियत एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे नागरिक इसका मुकदमा तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम इस पर यह फैसला खुद नहीं दे सकते कि इसमें यह बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। और फिर उस स्थिति में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो शायद हमारे किसी बयान से हमको सोचना पड़ेगा कि इसका असर क्या होगा।
अगर हम इस स्थिति में हैं कि हम अपनी बात को रखने से पहले 10 बार सोच लें कि जिसकी हम पैरवी इतने साल तक करते आए हैं जी, उस पर हमें अगर कोई फैसले की बात करना है तो हमें बहुत सोच के बोलना पड़ेगा। यानी बिना ठीक है कांग्रेस ने अभी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मनीष शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ, असीम बघार जी, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत। नहीं, जवाब इसका भी चाहिए होगा अमिताभ जी की इससे पहले जो ज्ञानदास जी से बात चल रही थी कंप्रोमाइज की, उसमें इस तरह के कोई किसी तरह का इल्जाम तराशी नहीं थी। ठीक है, ठीक है, तो वो जो कंप्रोमाइज हो रहा था वो क्यों हो रहा था? ठीक है, ठीक, एक सेकंड, वो सब पर आएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें यूनिवर्सली थंब रूल हैं लीगल बैटल में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का दरवाजा आखिरी दिन तक खुला रहता है जब तक कि जज डिलीवर नहीं कर दे जजमेंट, राइट? मुंसिफ की अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में वो दरवाजा खुला रहता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, निश्चित, राइट? निश्चित। राजा अयोध्या ने भी ये कोशिश की, विश्वनाथ प्रताप के समय में कोशिश हुई, चंद्रशेखर के समय में कोशिश हुई, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के समय में, वाजपेयी जी के समय में कोशिश हुई, हिंदू मुस्लिम पक्षकार बैठे, चंद्रशेखर जी के समय में तो वह गवाह हूं, उनके निवास पर मैंने सबको बैठे देखा, बीपी सिंह ने कोशिश की, राजा अयोध्या के समय बहुत सारे प्रयास हुए, प्रयास होते भी चाहिए, प्रयास होने भी चाहिए, जीवंत सोसाइटी का ये लक्षण है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा क्या हाशिम अंसारी ने ये कहा कि मैं कोई फैसला सुना रहा हूं? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नेता मिठाई खा रहे हैं, रामलला को इलायची दाना नसीब नहीं हो रहा है, ये दुखद है, इसमें कोई गलत बात बोल दी। उन्होंने कहा नेता रह रहे महल में, रामलला है टाट में, कोई गलत बात बोल दी। उन्होंने तो कहा ही नहीं ऐसी बात कि ये जमीन किसकी है, और उन्होंने एक व्यक्ति के तौर पर कहा कि भैया मैं भरपाया, मैं अब पैरवी में नहीं जाऊंगा। इसमें हाशिम अंसारी की आलोचना का बिंदु कौन सा बन गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी जो बड़े खुश हैं हाशिम अंसारी जी की सकारात्मक पहल से, हमारी बहन रंजना अग्निहोत्री जी भी जो बड़ी खुश हैं इस सकारात्मक बहस से। मैं इन दोनों से एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा हम बाबरी मस्जिद पर फैसला चाहते हैं, की बात कर रहे हैं। हाशिम अंसारी साहब पूरे देश को एक चीज, एक संदेश दे रहे हैं कि हम फैसला चाहते हैं। फैसला कौन नहीं चाहता पूरे देश में, जरा मुझे एक बात बता दें। और मैं आज इन दोनों से चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं कि आज इस सकारात्मक पहल पर आप हाशिम अंसारी को नियुक्त कर दीजिए। जो वो फैसला दे आप लोग मानेंगे? अगर वो फैसला मानने के लिए तैयार हो तो आप कहिए, वरना दोबारा से फिर राजनीति कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि बहुत हुआ, आप कोर्ट से सेटलमेंट करिए, या अयोध्या के व्यक्तिगत लोगों को, जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, अयोध्या के बाहर का एक आदमी नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो मुसलमानों में हो, चूंकि उन्हें अयोध्या का दर्द ही नहीं पता। आप इस चीज को देखिए, पूरी अयोध्या में आधी अयोध्या की धरती कब्जा दी गई है, और उसी अयोध्या में मुझे देख करके दुख होता है कि 500 मंदिर और हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 6.5 साल की सरकार रही, और 4 बार सरकार उनके समर्थन से है और 2 बार सरकार उनकी रही। यहां पर अयोध्या में 10-20 हजार करोड़ रुपया लगवा देते, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवा देते, उसकी गलियां साफ करा देते, बाकी मंदिरों की दशा अच्छी करा देते। हम मानते कि आप अयोध्या के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन 6.5 साल की सरकार में एक ईंट अयोध्या में नहीं लगी, एक ईंट भी। ठीक है ना? तो मेरा स्पष्ट एक ही मत है गायत्री कि इसको जो है लोकल लोगों को दे दीजिए। और अगर ये बहुत सकारात्मक मनीष जी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समझ रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति करती है? इसका जवाब हम लेंगे मनीष शुक्ला से। छोटा सा हाशिम अंसारी साहब का फैसला मानेंगे ये जी, एक छोटा। तो हाशिम अंसारी ने मुकदमे की पैरवी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि हाशिम अंसारी के इस बोल के मायने क्या हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, एक सवाल तो वो जो सुरेंद्र जी ने उठाया उसका जवाब आपसे चाहूंगी, और एक सवाल वो जो आजम खान ने उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत उम्र हो गई है हाशिम अंसारी की, और उन्होंने हालांकि जवाब भी दिया। हाशिम अंसारी ने कहा कि मैं पूरे होशो हवास में हूं, उम्र से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। और आसिम बघार साहब ने भी कहा कि सोच समझकर बयान देना चाहिए। तो क्या जो बयान हाशिम अंसारी की तरफ से दिया गया है वो सोच समझकर नहीं दिया गया बयान है, या फिर कुछ और है, या फिर आजम खान सियासत कर रहे हैं, इसके चलते वो उम्र को निशाना बना रहे हैं? गायत्री जी, देखिए, चर्चा के शुरुआत में मैंने बस इतना कहा कि हाशिम अंसारी जी का बयान सकारात्मक है जी, और सबको उस तरफ बढ़ना चाहिए।
उसकी लीगलिटी को मैंने पहले ही कहा कि लीगलिटी है नहीं है, पूरा देश जानता, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात उनकी उम्र के सवाल को आजम खान साहब ने उठाया, चर्चा की शुरुआत में सुरेंद्र राजपूत जी ने भी उठाया, और कहीं न कहीं निशाना हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने भी लगाया उनके उम्र के सवाल पर। लेकिन अमिताभ जी, मैं निवेदन करूंगा, इनका पहला जो वक्तव्य दिखा दीजिए। इन्होंने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, भावुकता है, नहीं उम्र हो गई है, बिल्कुल ये दिखाइए, तो बात आ जाने दीजिए ना। जी, तो जहां तक हाशिम अंसारी साहब के आज तक के जितने बयान इस छोटी सी उम्र में मैंने देखे हैं, वो कहीं ज्यादा परिपक्व और ईमानदार है। बनस्पति आजम खान, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर की मुकदमे की पैरवी मैं दाऊद इब्राहिम के पैसे से या तालिबान से लेके आके करूंगा। कभी उन्होंने भारत माता को डायन कहने की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा देश की सौहार्द और एकता अखंडता की बात की। कभी उन्होंने नहीं कहा कि कारगिल में जीत किसके द्वारा हुई, अपने को कभी उन्होंने आइटम गर्ल भी नहीं बताया। इसलिए ऐसे लोग जिनको अपनी जबान पे कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इस तरह के शब्द बोलने के, उनसे हाशिम साहब के लिए ये शब्द सुनना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और आजम खान साहब तो सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या क्या कह देते हैं। दूसरी बात, मैं कतई ये नहीं जाना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा अयोध्या वासियों के लिए यह जगह छोड़ देनी चाहिए। अमिताभ जी, मैं गायत्री जी ने सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी बता दें कि अयोध्या में किन किन मोहल्लों को या कितने बाई कितने अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो। क्यों अयोध्या के लोग नहीं पीछे आ जाने दीजिए। हाँ, अयोध्या में वो राम मंदिर परिसर में ही रहने वाले लोगों को क्यों नहीं कर दिया जाए, उसी मोहल्ले के लोगों को क्यों न शामिल कर दिया जाए, क्यों पूरे अयोध्या कर दिया जाए, क्यों पूरे फैजाबाद को न कर दिया जाए। ये आस्था का सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी। और कांग्रेस की जो नीतियां है, जो सत्यदेव जी बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो पहले से यही आस्था है, ये पूरे देश में राजनीति करिए, पूरे देश बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मंदिर बनवाइए। आज हाशिम मंदिर बनवाइए, आपको मिट्टी लग रही है और आप चाहते हैं पूरे देश में और आप सवाल हाशिम अंसारी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। सुरेंद्र जी, अगर आप एक उंगली ऐसे दिखाते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ आपकी तरफ जा रही है। ठीक है, मनीष शुक्ला, आगे बात, मनीष शुक्ला आगे बात, ठीक है मनीश शुक्ला जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, ठीक है आगे बात, मेरा विषय को कंप्लीट होने दीजिए। क्योंकि जब मैं सुनता हूं तो पूरी ईमानदारी से और चुपचाप सुनता हूं, बीच में बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पूरे अपनी बात अपनी बारी पे बोलो। आपके ऊपर है, ठीक है, भिवंडी है, मालियाना है, आपके ऊपर 84 के दंगों की छाया है। आपने भागलपुर में दंगा कराया है, दंगों की बात करोगे? मनीष शुक्ला, ठीक है मनीष शुक्ला आगे बात, मनीष शुक्ला आ गई, सुरेंद्र राजपूत जी आगे बात। एक मिनट, मुझे पता नहीं आप सब लोगों में से कितने लोग हाशिम अंसारी के साथ बैठे होंगे घंटा डेढ़ घंटा, और कितने लोग, एक सेकंड मनीष शुक्ला, एक मिनट, नहीं सवाल ये नहीं है कि किसकी उम्र क्या है, कौन किसके साथ बैठा है। अगर डिबेट पे आए हैं, हम देख क्या है, क्योंकि मनीष शुक्ला बात करेंगे। 1910 में हम नहीं पैदा हुए, 1947 में नहीं पैदा हुए, मनीष शुक्ला हम नहीं करेंगे। मनीष शुक्ला, आपकी बात आ गई ना, आ गई, थोड़ा धैर्य रखो, आ गई। हाशिम अंसारी पर अयोध्या के संदर्भ में जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, या उससे पहले परमहंस रामचंद्र दास पर जो लोग ये आरोप लगाते थे कि इनकी उम्र हो गई, उनकी भी बहुत उम्र थी जब वो दिवंगत हुए हैं, वो लोग ना समझ हैं। अयोध्या विवाद की जितनी लिटिगिटीज इनको समझ आती है, उतनी तो किसी को नहीं आती। रंजना अग्निहोत्री से ज्यादा समझ जानते थे अयोध्या विवाद के नुक्ते रामचंद्र दास, और जफर याब जिलानी से ज्यादा जानते हैं हाशिम अंसारी। उन्होंने उस मुकदमे को जिया है, दर्शन करने थोड़ी ना आते थे वहां। इसलिए उन पर यह कहना कि अब उम्र हो गई, बाबा है, अब कुछ भी आए वाए साहब बोल देते, यह भाव ठीक नहीं। अभी उनकी समझ अब उस मुकदमे को लेकर कम से कम
देश में बहुत समझदार लोगों से बेहतर है। उस मुकदमे के कितने पेज हैं आज पूछिए, उनको तारीखें मुजवानी याद है जो वकीलों को याद नहीं होंगी। इसलिए ये आरोप लगाना ठीक नहीं कि इनकी उम्र इसलिए हो गई इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये आरोप जस्टिफाइड है ना। कोई भी अवसर ऐसा नहीं आया जब मैंने अयोध्या को लेके इन दोनों लोगों को आए वहां शायद तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते देखा हो। नहीं, इनको याद है नेहरू जी ने तब क्या बोला, इनको याद है गोविंद वल्लभ पंत ने क्या फैक्स किया कलेक्टर को, सारे किससे याद है। और तिथियों में भी कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल वर्बेटम स्मरण है चीजें। तो मैं कैसे मान लूं इनकी बुद्धि फिर गई। भाई बघार साहब कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए अमिताभ जी, बहुत कुछ कहने के लिए है लेकिन मसला यह है कि आप जबान पकड़ रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है अंदर से। जब तक के तथ्य यहां सामने नहीं आएंगे तब तक बहस नहीं हो पाएगी। नहीं, आज के मुद्दे पर बहस होगी, इतिहास पे नहीं। आपने गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम लिया, तो मैं एक नाम और जोड़ दूं कि 1949 में लाल बहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। जिस वक्त मंदिर में और मस्जिद में लड़ाइयां चल रही थी आपस में कि ये मंदिर है या मस्जिद है, उस वक्त जब मस्जिद में मूर्तियां रखी गई और गेरू से राम या सीता लिख के करा गया, तो सरदार जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत को निर्देशित किया था कि आप फौरन ऑर्डर दीजिए और मसला ये नहीं है। मैंने आप समझे नहीं मैंने किस संदर्भ में नाम लिया। नहीं, इतिहास में नहीं जाऊंगा, माफ करिए। नहीं, आपको दुख हो रहा है, ठीक बात है, मैं फिर इतिहास में नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं अयोध्या के इतिहास में। मुझे माफ करिए ना, असी प्रकार नहीं। नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए। नहीं, आज के विषय पर बात करना हो तो बात होगी, आज के विषय पर इतिहास पर नहीं। एक बात मुझे, इतिहास पर नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए। इतिहास में नहीं करूंगा बात, इतिहास पर बात नहीं करेंगे, इसी पे बात कर रहा हूं। सिर्फ हाशिम अंसारी के बयान पर बात करें। आज से 2.5-3 साल पहले भी ये मसला उठा था महंत ज्ञान दास के साथ। जनाब हाशिम अंसारी साहब कुछ बात कर रहे थे समझौते की, वो रीजन क्या था, इसी पे बात कर रहा हूं। सिर्फ हाशिम अंसारी के बयान पर बात करें। आज से 2.5-3 साल पहले भी ये मसला उठा था महंत ज्ञान दास के साथ। जनाब हाशिम अंसारी साहब कुछ बात कर रहे थे समझौते की, वो रीजन क्या था। दूसरी बात, मैं एक अपना बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे कहा कि आपको यह मुकदमा लड़ना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कमजोरी है, या मैं नहीं झेल सकता, या मेरी तबीयत खराब रहती है, या मैं अब इस काबिल नहीं हूं, या मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता, मैं अपने नाम उस मुकदमे से वापस ले लूंगा। क्या मैं किसी के घर में या किसी जगह पर ये कह दूंगा कि साहब यहाँ पर ये बना दिया जाए? ठीक बात, अच्छी बात, आपने ठीक बात कह दी कि मैं अपने घर में मुकदमा, मैं अगर अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, मैं अपना भाई मैं यहाँ से इस मुकदमे को नहीं देखूंगा। ठीक बात, ठीक बात, ये बात खत्म हो जाती है, ये बात खत्म हो गई, आपकी बात आ गई, बात खत्म हो गई, आपकी बात आ गई, अब बात आ गई। रंजना अग्निहोत्री जी, मेरा फिर सवाल वही, चूंकि आप मुकदमे से जुड़ी हैं, एक पक्ष से ही सही, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कई गंभीर कोशिशें हुई, कई प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व रहे। मुझे याद है नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो भैरव सिंह शेखावत और शरद पवार भी इन्वॉल्व थे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। मुझे याद है चंद्रशेखर रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे, वाजपेयी के समय में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हुई, बहुत बार प्रयास हुए, लेकिन वो परवान नहीं चढ़े। क्या आज का घटनाक्रम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ओर कोई इशारा करता है? देखिए, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तो ऐसी कोई बात इसमें समझ में नहीं आती है। हाशिम साहब और परमहंस जी जब अदालत में आते थे, दोनों अपनी अपनी पर्सनल बातें तो शेयर करते थे, लेकिन दोनों के जो अपने अपने व्यू थे, उनका मंदिर का व्यू था, उनका मस्जिद का व्यू था, दोनों स्पष्ट थे। वहां पर उस समय कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि आउट ऑफ सेटलमेंट की बात हो। और उसकी और सबसे बड़ी बात, अभी जो मेरे ऊपर कमेंट किया गया कि रंजना अग्निहोत्री जी हाशिम अंसारी साहब के स्टेटमेंट को लेके बहुत खुश हैं, हम उनके स्टेटमेंट को लेके खुश नहीं। मेरी खुशी तो 30 सितंबर 2010 को ही आ गई थी, जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सूट नंबर 4 डिसमिस कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि ये रामलला का स्थान है और राम जन्मभूमि का स्थान है। वो बात दीगर है कि ऑर्डर 7 रूल 7 का मिसयूज करते हुए यहाँ पर पार्टीशन 2010 की बात आई, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं, मैं यहाँ पर हुई अपील अदालत में 1885 से बता दूंगा कितने सूट डिसमिस किए गए। रनिंग अगर आप किए गए
वकार साहब आपके पास भी आएंगे। जी वंदना जी अपनी बात कहिए। नहीं, वकार साहब को तो बहुत जो है इस समय झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। वकार साहब एकदम झूठ बोल रहे हैं। वकार साहब कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाबरी मस्जिद लिखा हुआ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितना मैनिपुलेशन करके जन्म स्थान मस्जिद लिखा गया। आज तक हमने न देखा कि राम जन्मभूमि स्थान मस्जिद कोई रिकॉर्ड हो। उस रिकॉर्ड की अनुसंधान केंद्र में रिपोर्ट हुई, उसमें रिपोर्ट है, जस्टिस डीवी शर्मा ने पूरा रिपोर्ट दिया, उसमें लिखा दूसरी स्याही से यहाँ पर फर्जी बढ़ाया गया हुआ। रंजना जी 19 जनवरी 1885 को महंत रघुवीर दास जी ने एक मुकदमा किया हरिकिशन जी की अदालत में और जस्टिस हरिकिशन अपनी अपनी बात पर बोलो भाई ना, दूसरा तो बोल ही नहीं पाएगा। फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। वकार साहब जो बार बार कूद के बाबरी मस्जिद कह, क्योंकि 6 दिसंबर आने वाली देश में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, ये वकार साहब और अन्य लोगों का वो है। हाशिम साहब ने अगर कोई बयान दे दिया तो इतना तूफान मचाने की जरूरत नहीं। अगर देश की अखंडता और हित में ये बयान है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। हर जगह गंदी नीयत से नहीं देखना चाहिए, जैसे कि ये लोग हर समय काटो मारो की नियत करते रहे। और जस्टिस कुलदीप सिंह लिखते हैं इंदिरा साहनी वाले केस में, काटो मारो लड़ो बांटो नहीं, हम ऑलरेडी बटे हुए, इसीलिए इतने साल विदेशी हम पर राज्य करते रहे, 1200 साल की गुलामी हम सहते रहे और अब भी सहते ना। देश का भूगोल बदल गया, देश से पाकिस्तान और काबुल खत्म हो गया। इसी कारण, ऐसे ही लोगों के कारण, ऐसे लोगों की तो जबान बंद करने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक, बकार साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, देखिए, अगर आप यहाँ पे इतिहास की बात करिएगा तो पूरा जो इतिहास इसका है 1857 से जो विवाद शुरू हुआ तब से लेकर आज तक बात तो कर। भाई साहब अखबार में लेख लिखो, मेरे चैनल पर तो 1857 नहीं समाएगा, मेरे चैनल पर 1857 नहीं समाएगा। मैं विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करो। सब लोग मिलकर अखबार में लेख लिखो, पुस्तक लिखो, उसमें 1657 से लिखो, मुझे ऐतराज नहीं। जब राम पैदा हुए अयोध्या में तब से कथा लिखो, मुझे ऐतराज नहीं। बाबर जब पैदा हुआ हो तब से लिखो, उसकी छठ हुई हो जब तब से, लेकिन चैनल में नहीं आ पाएगा। माफ करो भैया, इतना समय चैनल में तो नहीं हो सकता। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे थे। देखिए, 2-3 बातें मनीष जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही, मैं उनका खाली सिर्फ जवाब देना चाहता हूं कि अयोध्या बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा, समय कम है, बहुत क्विकली एक लाइन। मैं तो हमेशा बहुत छोटी सी बात कहता हूं अमिताभ जी, मेरे से तो आपको कभी समय की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं तो एक चीज खाली पूछ रहा हूं कि अयोध्या के लोग इस फैसले का, अयोध्या के लोग में ये लोग ये फैसला नहीं करेंगे तो क्या कोई अमेरिका से लोग आकर के करेंगे या कहीं और किसी और देश से आकर के करेंगे? अयोध्या के लोग ही फैसला करेंगे, अयोध्या के हिंदू और अयोध्या के मुसलमान ही फैसला करेंगे, पूरी सत्यता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। ठीक है। और वरना ये कत्लो गारत की राजनीति बंद कीजिए, बहुत हो चुका है। अब आप विकास की बात करिए, आप लोग कत्लो गारत की राजनीति मनीष शुक्ला जी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। मनीष शुक्ला जी। गायत्री जी, फिर मैं उसमें आऊंगा। ये परिधि सुरेंद्र राजपूत जी ने किस हिसाब से रखा, क्यों वो मंदिर जिस मोहल्ले में, क्यों उस मोहल्ले के लोग क्यों न शामिल हो, ये बड़ा विषय है और आपके कहने से नहीं तय होने वाला है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी आप बता रहे थे अयोध्या का विकास की भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं कर दिया? आप आज इस चैनल पे यही आप लोगों ने राजनीति है और मैं सुनता हूं, जब मैं बोलता हूं तुम मिर्चा न लगे, उसको सुनने का भी प्रयास करिए, सकारात्मक भाव से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया 6.5 साल में, तो आपकी सरकार इस देश में क्या कर रही थी? आपकी सरकार ने विकास की राजनीति के नाम से आए, यही तो बोल रहा हूं मैं। सुरेंद्र जी, राम के नाम नहीं है, सुरेंद्र जी, जनता के नाम पर। सुरेंद्र जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं बार बार अमिताभ जी आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों की जो नीति है, अब हिट एंड रन पॉलिसी की, अपने बोल देंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, और आपसे कहेंगे कि मैं तो कम बोलता हूं, दूसरा बोलेगा तो इंटरफियर करेंगे। तो ये सुरेंद्र राजपूत जी तय करा सकते हैं क्या कि वो मंदिर जितने मोहल्ले में है उतने मोहल्ले के लोग क्यों ना शामिल हो? केवल क्यों चला जाए पूरा अयोध्या, क्यों पूरा फैजाबाद, क्यों पूरा उत्तर प्रदेश? तो ये कोई विषय नहीं है, विषय ये है। और आज जो आपका विषय है अमिताभ जी, केवल विषय आज ये है कि हाशिम अंसारी जी ने जो आज बयान दिया है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। आपने उनके मनोभाव को हमको लगता है इस विषय में रखने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे दोनों मित्र विभिन्न जगहों पे ले जाकर इसको करने जा रहे हैं
ठीक है मनीष शुक्ला जी, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। 70 गिर गया। मनीष शुक्ला जी आपकी बात आ गई। अमिताभ जी एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ चीजें बड़ी साफ होती हैं। ठीक है आ गई भैया, मनीष जी बात आ गई, सुरेंद्र राजपूत बात आ गई आपकी, बस मनीष शुक्ला भाई, वेटिकन सिटी, गोल्डन टेम्पल, मक्का, मदीना, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या, इनको आप सामान्य स्थानों की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये जान लीजिए। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो निपट मूर्ख हैं, या तो मूर्ख हैं या आग लगाने का धंधा करते हैं, दो ही काम है उनके, या तो मूर्ख है वो लोग, दो ही प्रजातियां हैं। कोई आदमी मुझसे कहे कि दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के पीछे जो अर्जुन नगर है वहां जो गुरुद्वारा है वो और गोल्डन टेम्पल बराबर है, क्या दिक्कत है? नहीं, गोल्डन टेम्पल दूसरी बात है। कोई ये कहे कि दिलशाद गार्डन में जो चर्च था वो और वेटिकन सिटी का चर्च एक है, नहीं, ये मूर्खताएं बंद होनी चाहिए। ये सब ठीक न बातें नहीं हिंदुस्तान दुनिया में कही किसी के लिए, मानवता के लिए ये खतरनाक संकेत देते हैं। अयोध्या की तुलना आप किसी भी मोहल्ले के मंदिर से कर देंगे क्या? ऐसी नादानी मत करिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, उससे बचिए। ये कुछ स्थान अपनी महिमा रखते हैं, गरिमा रखते हैं, उनसे केवल वहां का भूगोल ही नहीं जुड़ता, वहां का समाज नहीं जुड़ता। गोल्डन टेम्पल के लिए जितनी आस्था उस इलाके में रहने वाले की है, उससे ज्यादा आस्था तो कनाडा में रहने वाले की, वो लोग कनाडा बोलते, कनाडा नहीं, कनाडा में रहने वाले की है। क्या करिएगा? गोल्डन टेम्पल का कंगूरा गिरेगा तो कनाडा भी रोएगा, वो मोहल्ले का मसला नहीं। ये समझिए, मक्का का एक पत्थर हिलेगा तो अलीगढ़ में रहने वाले मेरे दोस्त जुम्मन मियां भी दुखी होंगे, फरुखाबाद में रहने वाले राशिद भाई भी दुखी होंगे जो शरीफा बेचते हैं। ये विशेष स्थान है, इनकी महिमा और गरिमा को समझिए। ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में है। और सुरेंद्र जी, जो लोग मूर्ति नहीं मानते, कई धर्म ऐसे हैं जो मूर्ति नहीं मानते, उसमें इस्लाम है प्रमुख धर्म, बड़ा धर्म, लेकिन तीर्थ हर मानता है, तीर्थ हर धर्म मानता है। इसलिए तीर्थ को सामान्यकृत मत करिए। चंद्रशेखर जी के समय में एक वार्ता निर्णय पर पहुंच रही थी, रंजना अग्निहोत्री को उसकी समझ होगी, ये वकील रही हैं। वो एक बेहूदी टिप्पणी से वार्ता टूट गई। किसी ने कहा रामचंद्र जब पैदा हुए थे उस समय की दाई का वो लाव सर्टिफिकेट, इसी पर मेज पलट गई। ऐसी बात बोलनी चाहिए नहीं ना। और इस आज की बहस पर मैं केंद्रित रखूंगा अपने को, अगर तो मैं कहूंगा हाशिम साहब ने एक दर्द भरी बात कही। परमहंस तो है नहीं, हो सकते वो भी आज यही बोल रहे होते। मेरा मन कहता है परमहंस अगर आज होते तो वो भी यही बोल रहे होते कि मोदी जी, अमित शाह कोई नहीं आया भैया मुझे खांसी की दवा देने। वो भी यही बोलते कि मेरे खांसी हो गई, कोई दवा देने नहीं आया। क्या कहा हाशिम अंसारी ने कि मैं 50-60 साल से मुकदमा लड़ रहा हूं आजम खान साहब, आप कभी मेरे घर आए पूछने के कैसे चचा जी रहे हो? एक बात किसी साथी ने कही थी कि किसी समय ठीक है आपको लोगों ने कहा कि आप मुकदमा लड़ो, नहीं, किसी ने नहीं कहा था। इनके तो घर वालों ने भी इनका विरोध किया था। परमहंस के तो चलो घर नहीं था, इनके तो घर वालों ने कहा था पागल लोगों कहां बवाल पड़ रहे हो भरी जवानी में मुकदमेबाजी में। कोई दूसरा नहीं आया, यही दो लोग आए थे, केवल अपना घर फूंक के सिर्फ आस्था के लिए लड़ने आए थे। हम इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इतने लंबे समय तक संघर्ष करता रहा यह आदमी और कोई लाभ नहीं लिया, वरना अयोध्या का अभी जिसने सीख लिया वो एमएलए तो हो ही गया कम से कम उत्तर प्रदेश में। एक ने ढांचा गिरवाया तो केंद्र में सरकार पाई, एक ने गोली चलवाई तो उत्तर प्रदेश में सरकार पाई। दोनों मगन हो गए। अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई, छावनी में मेरे भाई
वहां के पंछियों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया। मैं अयोध्या आता जाता हूं, वहां के बंदर भूखे मरने लगे आप लोगों के कर्मों से। वहां के बंदर यूं मिलते थे मोटे ताजे, बंदर भूखों मर गए। फूल माला बेचने वाले गरीब लोग भूखों मरने लगे। ये स्थिति कर दी आप लोगों ने अयोध्या की। क्यों? ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और अयोध्या पर बात करने से पहले लोग हिंदुस्तान की तहजीब को भी देखें। रामलला के वस्त्र आज भी एक मुस्लिम परिवार से सिल के आते हैं। ये छोटी घटना है क्या? क्या हिंदू लोग नहीं सिल सकते होंगे? सिलते भी होंगे और मंदिरों की मूर्तियों के, लेकिन रामलला के विग्रह का वस्त्र वहां से सिल के आता है। अयोध्या टूरिस्ट हब बनता, ये बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें सुरेंद्र राजपूत जी को भी वॉकओवर नहीं दे सकता। आपने उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, छोड़ो। क्या राजीव गांधी ने भी जो किया वो विषय आज नहीं लाऊंगा, इतिहास की बात हो जाएगी। कोशिश आपने भी की, मुझे नहीं सुरेंद्र राजपूत, मुझे उसके प्रामाणिक तौर पर पता है कि कोशिश की, प्रामाणिक तौर पर छोड़ दीजिए आज उस बात को। लेकिन फिर भी अयोध्या इतनी महत्वपूर्ण नगरी थी कि भारत की सरकारों को उसके बारे में सोचना चाहिए था। अयोध्या छोटी नगरी थी क्या? आपने उसको मोहम्मदाबाद और कायमगंज के बराबर खड़ा कर दिया लाके अयोध्या को। क्या अयोध्या के विकास के लिए तो जवाहरलाल जी से लेकर मनमोहन सिंह तक सबको सोचना चाहिए था। हां, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, जिन्होंने नारा लगाया रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदारी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाले हर शासक की रही है। अयोध्या के लिए जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन्होंने एक वर्ग की रहनुमाई का दावा करके उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता पाई है। उनकी भी जिम्मेदारी है अयोध्या की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया। अयोध्या का नाम लेकर अपने लिए राजनीतिक लाभ जुटाने वाले लोगों ने अयोध्या को क्या दिया बदले में? क्या उत्तर प्रदेश की सरकारें अयोध्या का विकास नहीं कर सकती थी? जो लोग उसी के नाम पर सत्ता में आए थे, क्या विकास हुआ? आज लोगों ने अयोध्या को क्या दिया बदले में? क्या उत्तर प्रदेश की सरकारें अयोध्या का विकास नहीं कर सकती थी? जो लोग उसी के नाम पर सत्ता में आए थे, क्या विकास हुआ? आज भी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके पार्टी के अभ्युदय में इस विवाद का योगदान है। क्या आपने उस सरकार के एजेंडे में कहीं अयोध्या देखी है? कहीं खोजो, अयोध्या है क्या एजेंडे में? नहीं है। इनके एजेंडे में भी नहीं, उनके एजेंडे में भी नहीं। यह परिस्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने और अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया। दर्शन करने जाए आदमी तो पागल हो जाए, इतनी सुरक्षा। यह परिस्थिति हुई है। इससे अगर हाशिम अंसारी जैसा आदमी कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करता है तो उस पर कीचड़ मत उछालिए। बुजुर्गों की पगड़ी उछालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। और हाशिम अंसारी को अब क्या लालच होगा उम्र के इस पड़ाव में? सोचिए क्या चाहेंगे वो। हम आप कभी गए किसी पक्षकार की तरफ से मुकदमा लड़ने? नहीं गए ना। यही शहीद हो रहे थे। इसलिए अगर किसी बड़े बूढ़े ने कोई बात कही उस पर सोचिए, थोपिए मत किसी पर, लेकिन सोच तो सकते हैं, दिमाग तो खुला रख सकते हैं। सद्भाव का कोई रास्ता निकल आए कोई बुरी बात है क्या? तनाव खत्म हो जाए कोई बुरी बात है क्या? मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं कि हाशिम अंसारी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर हम सब भी सोचे, पार्टियां सोचे, समाज सोचे। अगर हम अयोध्या को कोई समाधान दे सकते हैं तो ये हिंदुस्तान पर एक बड़ा उपकार होगा भारत के राजनेताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी आपका, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।